एक दिन दो महिलाएं एक विवादित विषय को लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय विद्वान और प्रजापालक शासक थे, जिनके दरबार में सत्य और विवेक का वास था। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि गूढ़ समस्याओं का समाधान भी बुद्धिमत्ता से करते थे। वे राजा के सम्मुख उपस्थित होकर बड़ी विनम्रता से बोली, राजन, हमारे विषय का विवाद सुलझाने में हमारी सहायता कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, देवी, आपका जो भी विवाद है कृपया सविस्तार बताइए। तब उनमें से एक महिला ने बताया, मेरा कथन है कि मानव शरीर में उसका मन ही सबसे प्रबल होता है। मन जो चाहता है मानव वही करता है। यदि मन न चाहे तो वह कुछ भी न करे। धर्म, कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ मानव के मन के ही वशीभूत है। दूसरी महिला ने अपने साथी की बात काटते हुए कहा, मेरा मत इनसे बिल्कुल भिन्न है राजन। मेरा कथन है कि सब कुछ ज्ञान से होता है। मनुष्य ज्ञानवान हो तो वह अपने मन को भी अपने वश में रखता है। ज्ञान के आगे मन की कोई शक्ति नहीं। राजा विक्रमादित्य दोनों महिलाओं की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ समय तक विचार किया और कहा, यह विषय ऐसा है जिसका निर्णय तुरंत नहीं दिया जा सकता। आप दोनों कुछ समय पश्चात पुनः आने का कष्ट करें तो मैं सोच समझकर अपना निर्णय दूंगा। जैसी आज्ञा राजन। यह कहकर दोनों महिलाएं राजा का अभिवादन करके चली गईं। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि मन सचमुच चंचल होता है। वह मनुष्य को मोह माया में जकड़ता रहता है, पर वे ज्ञान की महत्ता को कैसे नकार सकते थे। दोनों में कौन प्रबल है, इस बात का फैसला करना टेढ़ी खीर थी। ऐसे उलझे हुए प्रश्नों का हल राजा विक्रमादित्य अक्सर लोगों के बीच जाकर ढूंढा करते थे। इस मामले में भी उन्होंने सोचा कि राजकाज से उस समय तक अलग रहना चाहिए जब तक इस विवाद का हल नहीं मिल जाता। वे साधारण नागरिक का वेश धारण करके नगर में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे दरिद्रता का बोझ ढो रहे एक फटेहाल युवक को देखकर चौंक पड़े। वह युवक एक बैलगाड़ी का कोचवान बना हुआ था और उस समय थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसके निकट पहुंचकर विक्रमादित्य ने कहा, अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा हूं तो तुम स्वर्गीय सेठ गोपाल दास के पुत्र नौरंगी दास हो। जी हाँ, युवक ने बड़ी विनम्रता से कहा, पर अब तो मैं सिर्फ नौरंगी रह गया हूँ और कुछ लोग मुझे नौरंगियां भी कह देते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, पर तुम्हारी यह दशा हुई कैसे? मुझे अच्छी तरह झात है कि तुम्हारे पिता सेठ गोपाल दास जब मृत्युशैया पर थे तो तुम दोनों भाइयों को आधा आधा धन और व्यापार बांट दिया था। वह धन इतना पर्याप्त था कि अगर तुम जीवन भर कुछ भी न करते तो भी उस धन के बल पर आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। नौरंगी दास बोला, आप ठीक कहते हैं श्रीमान, मैं अपने कुकर्मों से इस दुर्दशा पर पहुंच गया हूँ, पर कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपका परिचय क्या है और आप मेरे पिताश्री के बारे में इतने विस्तार से कैसे जानते हैं। राजा विक्रमादित्य नौरंगी दास की बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, मैं किसी समय तुम्हारे पिता का अभिन्न मित्र रहा हूँ, इसीलिए उनके विषय में सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। पर तुम्हारे भाई सारंगी दास का क्या हाल है? वे पहले से भी ज्यादा आनंद में हैं और उसी नगर में हैं। उन्होंने अपना व्यापार पिताश्री के जमाने से भी अधिक बढ़ा लिया है, जबकि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब फटेहाली और भूख से मरने की नौबत आ गई तो मैंने अपना नगर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वहां सब पहचानते थे। वहां रहकर मेहनत मजदूरी करना भी संभव नहीं था। इस नगर में आकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहा हूँ। राजा ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, पर तुम्हारी यह दशा हुई कैसे? नौरंगी दास ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, पिताश्री के स्वर्गवास के बाद मैं अपने मन की चंचलता को वश में न रख सका। पिताश्री द्वारा छोड़े धन के मद में चूर होकर मैंने वे समस्त दुर्व्यसन अपना लिए जो धन की बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मैंने मदिरापान और जुए की लत पाल ली। बड़े भाई ने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, पर सुंदर स्त्रियों के मोह में पड़कर मैंने उनकी एक न सुनी। अपने मन को वश में न रख पाने के कारण 1 वर्ष के अंदर ही समस्त धन से हाथ धो बैठा। जब मेरे पास कुछ न रहा तो मुंह छुपाकर नगर छोड़ दिया और यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करके पेट भरने लगा। राजा विक्रमादित्य को समझ आ चुका था कि चंचल मन को वश में न रख पाने के कारण यह धनिक पुत्र बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। राजा ने नौरंगी दास से पूछा, अब क्या सोचते हो? अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है। बहुत ठोकर खा चुका हूँ। मेहनत मजदूरी करके पेट भरने का साधन जुटा लेता हूँ, वहीं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर यह बैलगाड़ी खरीद ली है, जिनसे बाजार से सामान ढोता हूँ। इनसे गुजारा चल रहा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी ठोकर खाने के बाद तुम्हें मन की चंचलता को वश में रखने का ज्ञान प्राप्त हो चुका है? जी हाँ, नौरंगी दास ने उत्तर दिया, और अब इस ज्ञान के बल पर तुम मन की चंचलता पर विजय पा सकोगे। अवश्य, नौरंगी दास ने कहा, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर मुझे यह सद्बुद्धि न आई तो फिर मेरे मनुष्य जीवन पर धिक्कार है। राजा को दूसरी महिला की बात का भी जवाब मिल गया था। सद्बुद्धि अर्थात ज्ञान के बल पर उसने मन को वश में कर लिया था। राजा ने नौरंगी दास के उत्साह से प्रसन्न होकर कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उनकी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन्हें रख लो और इनसे अपना स्वयं का व्यापार करो। यदि सचमुच तुम में ज्ञान आ गया है तो अच्छी तरह व्यापार करके शीघ्र ही पहले जैसी स्थिति तक पहुंच जाओगे। नौरंगी दास ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पूछा, श्रीमान आप कौन हैं? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। यह बात सच है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम दोनों भाइयों को भी। राजा का परिचय पाकर नौरंगी दास ने दंडवत होकर अभिवादन किया। राजा को उस महिलाओं के विवाद का समाधान मिल गया था। वे महल में लौट आए और राजकाज देखने लगे। कुछ समय बाद दोनों महिलाएं दरबार में उपस्थित हुए
और राजा से निर्णय सुनाने की विनती की। राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के शरीर पर मन बार बार नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जो कोई भी मन के नियंत्रण में हो जाता है, मन चाहा करता है, वह विनाश की ओर अपना कदम बढ़ा देता है, जैसा परिणाम सेठ गोपाल दास के पुत्र नौरंगी दास का हुआ। पर जब उसने मन की चंचलता पर ज्ञान के माध्यम से काबू पा लिया तो उसकी दशा सुधरने लगी। अतः मन पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। मन शरीर रूपी रथ में जुड़ा निरंकुश घोड़ा है तो ज्ञान उसका सारथी है। सारथी के लगाम ढीली छोड़ते ही घोड़े अपनी दिशा में निरंकुश होकर दौड़ने लगते हैं। अतः ज्ञान रूपी सारथी द्वारा मन रूपी घोड़ों को काबू में रखा जाना आवश्यक है। इस तरह मन और ज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों महिलाएं राजा विक्रमादित्य के निर्णय को बड़े ध्यान से सुनती रहीं। राजा ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को नौरंगी दास के बारे में जो कुछ देखा और सुना था सब बताया। उधर अपने विवाद का एकदम सही हल पाकर महिलाएं प्रसन्न हुए और कहा, राजन, आपकी बुद्धिमत्ता और न्याय बुद्धि को कोटि कोटि नमन। आपने हमारे संशय को ऐसे सुलझाया कि अब मन और ज्ञान दोनों का महत्व हमें भली भांति समझ आ गया। यह कहकर वे पूरे श्रद्धा भाव से राजा विक्रमादित्य अभिवादन कर दरबार से विदा हो गईं। निष्कर्ष, जैसे रथ के घोड़ों को मार्ग पर चलाने के लिए एक कुशल सारथी आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन रूपी रथ को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।